हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों 10th की एनसीईआरटी पर आधारित है साइंस के ऐसे सवाल आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे। आप दोस्तों ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, यूपी SSC पैट का एग्जाम देने वाले हैं, एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं, एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं। दोस्तों सारे एग्जाम के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगी। आप कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं और वहां पर साइंस आती है तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो देखने के लिए अति महत्वपूर्ण है। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करते चलिएगा। सारे सवाल 10th की एनसीईआरटी से लिए गए हैं। आपकी परीक्षा में इस वीडियो से 2 से 4 नंबर हुबहू छपने वाला है। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए सबसे पहले सवाल की ओर हम बात करते हैं। हमारा पहला सवाल है, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है वह क्या कहलाती है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। उदासीनीकरण कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है, अपचयन कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका उत्तर बताइएगा। दोस्तों एनसीईआरटी का टॉप क्लास का सवाल है। आपको बता दें, ऐसी प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है वह कहलाती है संक्षारण। इसको आप नोट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों आपको बता दें, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर कौन सी परत चढ़ जाती है, तो आपको नोट करके रखना है काली परत चढ़ जाती है। और दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि संक्षारण के कारण तांबे के ऊपर कौन सी परत चढ़ जाती है? हरी परत चढ़ जाती है। आपसे दोस्तों ये कलर भी पूछे जा सकते हैं कि किसके ऊपर किस कलर की परत चढ़ती है, यह भी आपको नोट करके रखना है। अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। इस सवाल को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं जिससे कि दोस्तों आपको देखने में आसानी रहे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सही से दिख रहा होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने प्रश्न की ओर। श्यामा श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है क्या? AgCl प्रयोग होता है, या PbNO3 का होल थ्राइस प्रयोग होता है, या FeSO4 प्रयोग होता है, या CaCO3 प्रयोग होता है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है। जो श्यामा श्वेत फोटोग्राफी होती है इसके अंदर क्या प्रयोग किया जाता है? अति महत्वपूर्ण सवाल है और आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों आपको बता दें, श्यामा श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयोग होता है, तो AgCl प्रयोग होता है। इसको आप नोट करके रखिएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा जाए कि फोटोग्राफी में, केवल फोटोग्राफी में दोस्तों किसका प्रयोग होता है? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। किसका दोस्तों? सिल्वर ब्रोमाइड का। अब दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि कृत्रिम वर्षा, जो कृत्रिम वर्षा होती है उसमें किसका प्रयोग होता है? कृत्रिम वर्षा का, उसमें दोस्तों सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड इसका प्रयोग होता है दोस्तों कृत्रिम वर्षा के लिए। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। आप वोट देने जाते हैं तो दोस्तों आपके जो उंगली पर वो दोस्तों स्याही लगाते हैं वोटर्स वाली, वो दोस्तों उसमें किसका प्रयोग होता है? वो किसकी बनी होती है? जल्दी से बताइएगा कमेंट कर। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का निकलना हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अति महत्वपूर्ण और रेलवे की परीक्षा में बार बार पूछा गया सवाल। ऑक्सीकरण कहलाता है, अपचयन कहलाता है, नियोजन कहलाता है, या संयोजन कहलाता है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ये दोस्तों अपचयन कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी कि दोस्तों ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ये क्या कहलाता है? ये दोस्तों ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आपसे कैसा भी सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, सारे सवालों को आप नोट करते चलिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ये क्या कहलाएगा? दोस्तों ये ऑक्सीकरण कहलाएगा। इसको आप नोट कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, अपच का उपचार करने के लिए आवश्यक औषधि है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइएगा।
एंटीबायोटिक है जिसको प्रतिजैविक कहते हैं, या एनाल्जेसिक है जिसको पीड़ाहारी कहते हैं, या एंटासिड है जिसको प्रतिअम्ल कहते हैं, या एंटीसेप्टिक है जिसे पूर्तिरोधी कहते हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अपच का उपचार करने के लिए क्या आवश्यक औषधि है, जल्दी से बताइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आपको बता दें, अपच इसका उपचार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एंटी एसिड, प्रतिअम्ल। आपको दोस्तों ऑप्शन में प्रतिअम्ल देके पूछ सकता है और आपको एंटी एसिड देके पूछ सकता है। दोस्तों आपको दोनों याद रखने हैं, क्योंकि दोस्तों आपसे कोई सा भी सवाल यहाँ से घुमाकर पूछा जा सकता है। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल, जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी सबसे पहले, इसका जवाब आप कमेंट कर कर बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और दोस्तों वो पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी वो भी आपको बताना है। दोस्तों आपको बता दें, अति महत्वपूर्ण सवाल है बायोलॉजी का, जो आपसे बार बार पूछा जाता है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, दांत के इनेमल में उपस्थित कैल्शियम फास्फेट की प्रकृति होती है कैसी, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है। और दोस्तों एक ऑप्शन नीचे छुप गया, मैं आपको दिखा दूंगा वो भी। दांत की जो इनेमल होता है उसमें उपस्थित कैल्शियम फास्फेट होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आप सब जानते हैं, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है, यानी कि सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो आपको पता है कि दांतों का इनेमल होता है। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि दांतों के इनेमल में जो उपस्थित कैल्शियम फास्फेट होता है वो दोस्तों उसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्षारीय। उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, क्षारीय पदार्थ कौन से होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका दोस्तों पीएच मान 7 से ऊपर होता है। यानी कि दोस्तों 7 से ऊपर होगा तो कैसा होगा, क्षारीय, और 7 से नीचे होगा तो कैसा होगा, अम्लीय, और अगर 7 होगा तो कैसा होगा दोस्तों, उदासीन। जैसे कि जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, वो कैसा होता है दोस्तों, उदासीन होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, वो दोस्तों कैसा होता है, हल्का क्षारीय। और अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.4, वो दोस्तों कैसा होता है, अम्लीय होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अम्ल और क्षार का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों हमारा ऑप्शन था उभयधर्मी। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस, इसका पीएच होता है 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 7 के बराबर होता है, या 0 के बराबर होता है। क्या होगा आपका सही जवाब, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आपको बताना है कि पीएच पैमाने की खोज किसने की थी, जल्दी से बताइएगा। आपको बता दें, पीएच के पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस, इसका पीएच कैसा होता है, ये दोस्तों 7 से कम होता है। यानी कि दोस्तों ये हल्का कैसा होगा, अम्लीय होगा, आपको नोट करके रखना है। 7 से कम कैसा होगा, अम्लीय, और 7 से अधिक क्या होगा, क्षारीय। मैंने आपसे क्या पूछा है कि पीएच पैमाने की खोज किसने की थी, पीएच पैमाने की खोज, तो आपको याद करके रखना है, सोरेनसन। आपको ये नाम याद करके रखना है, सोरेनसन। पीएच पैमाने की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी, इसको आप नोट कीजिएगा। अब दोस्तों आपको बताना है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए 5.4। और रक्त का कितना होता है, रक्त का होता है 7.4, आपको नोट करके रखना है। दोस्तों ये 5.4, 5.5 इसके अराउंड में होता है। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पर अपना जवाब दे सकते हैं। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच कैसा होता है, 7 से कम होता है, यानी कि दोस्तों अम्लीय होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अम्लीय वर्षा का दोस्तों पीएच मान कितना होता है, 5.4। अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। और पीएच पैमाने की खोज किसने की है, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की है। सारे सवालों को आप नोट कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी, या विरंजक चूर्ण। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा उपयोगी पदार्थ है, तो आपको नोट करके रखना है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण की सहायता से जल को हम जीवाणु रहित बना सकते हैं, यानी कि दोस्तों बैक्टीरिया मुक्त बना सकते हैं। किसकी सहायता से, विरंजक चूर्ण की सहायता से। दोस्तों बेकिंग सोडा और धावन सोडा अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। जल्दी से बताइएगा कि धावन सोडे का सूत्र क्या होता है। धावन सोडा, धोने का सोडा, इसका सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। और दोस्तों बेकिंग सोडा कौन सा होता है, वो खाने का सोडा होता है। ये दोस्तों दोनों सूत्र आपको पता होने चाहिए, आपकी परीक्षा में बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों फिटकरी का सूत्र क्या होता है, बहुत ही लंबा सवाल है, आपको बताता हूँ। K2SO4
Al2SO4 का होल थ्राइज। इसको आप नोट कीजिएगा दोस्तों। ऐसा बोला जाता है कि जितने रासायनिक सूत्र हैं उसमें सबसे बड़ा सूत्र किसका होता है? फिटकरी का होता है। क्या है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज। ये दोस्तों फिटकरी का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों आपसे मैंने पूछा है कि धावन सोडे का और बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका जवाब आप कमेंट कर बताएंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। लीजिए दोस्तों, आपको कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा सवाल ही आ गया है। धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O, NaHCO3 NaCl या NH4Cl। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों ये सवाल ग्रुप डी की परीक्षा में हर शिफ्ट के अंदर पूछे गए हैं। धावन सोडा, खाने का सोडा, दोस्तों जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सूत्रों को आप नोट करके रखिएगा। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, घूम फिर के दोस्तों इसमें से एक सवाल आपकी परीक्षा में आता ही है। आपसे पूछा गया है कि धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। धोने का सोडा, दोस्तों इसको और क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडे को और क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। इसको आप नोट करके रखिएगा। इसको और क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट किसको दोस्तों? धावन सोडे को। ये दोस्तों किसका सूत्र है तो आपको नोट करके रखना, ये खाने सोडे का सूत्र है, यानी कि बेकिंग सोडा। खाना सोडा का सूत्र क्या है दोस्तों? NaHCO3। इसको दोस्तों क्या कहते हैं? इसको आप नोट करके रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों यहाँ पर केवल बाई लग जाएगा बीच में। बाई का काम क्या होता है? खाना बनाना। बाई हमारे यहाँ बर्तन धोने आती, खाने बनाने आती है, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर याद कर सकते हैं। धावन सोडे का दोस्तों क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अगर आपसे सोडियम कार्बोनेट पूछा जाए या धावन सोडा पूछा जाए, एक ही बात है। क्या आप जवाब देंगे? आप Na2CO3 10H2O। अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम बाइकार्बोनेट या दोस्तों खाने का सोडा, दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा? NaHCO3। ये दोस्तों नोट करके रखिएगा। NaCl किसका होता है? ये साधारण नमक का सूत्र होता है। किसका दोस्तों? साधारण नमक, NaCl। आप प्राचीन काल से पढ़ते चले आ रहे हैं दोस्तों। ये किसका था? अमोनियम क्लोराइड, NaHCl, अमोनियम क्लोराइड। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अति महत्वपूर्ण सवाल है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या यह सभी। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है, क्लोरोफिल आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है या यह सभी आवश्यक होते हैं? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है, तो आपको नोट करके रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। आइए दोस्तों आपको थोड़ी सी जानकारी और देते हैं। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या क्या बनता है, तो आपको याद रखना है C6H12O6। ये दोस्तों किसका फार्मूला? ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ग्लूकोज। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पेड़ पौधे क्या ग्रहण करते हैं, क्या निकालते हैं। दोस्तों आपको नोट करके रखना है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पेड़ पौधे क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन को मुक्त करेंगे। लेकिन दोस्तों वहीं आपसे अगर पूछा जाए कि प्रकाश जो श्वसन की क्रिया के दौरान पेड़ पौधे क्या ग्रहण करते हैं, क्या मुक्त करते हैं। दोस्तों आपको सतर्क रहना है। जहां पर भी दोस्तों श्वसन की बात आएगी, चाहे वह पेड़ पौधे करें, चाहे वह कोई जीवधारी करे, चाहे मनुष्य करे, वहां पर दोस्तों क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त की जाएगी और ऑक्सीजन ली जाएगी। सेम यही कार्य पेड़ पौधे भी करते हैं। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पेड़ पौधे ऑक्सीजन को मुक्त करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे। लेकिन दोस्तों श्वसन की क्रिया के दौरान वो क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेंगे और ऑक्सीजन को लेंगे। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आपसे यहाँ से घुमाकर कैसा भी सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों आप नोट करके रखिएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपकी परीक्षा में बार बार पूछी जा रही है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर।
दोस्तों हमारा अगला सवाल है फ्लोएम। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। सुक्रोज के रूप में होता है, वसा के रूप में होता है, प्रोटीन के रूप में होता है। दोस्तों हमारा एक ऑप्शन नीचे छुप गया है, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। फ्लोएम होता है दोस्तों, उसका जो फ्लोएम के द्वारा जो भोजन होता है उसका स्थानांतरण होता है सुक्रोज के द्वारा, सुक्रोज के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में। हमारा ऑप्शन में इसी में हमारा उत्तर है। जल्दी से बताइएगा क्या होगा आपका सही जवाब। दोस्तों आपको बता दें, जाइलम और फ्लोएम बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं पेड़ के, और दोस्तों हर परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। हमारा सवाल है फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है किसके रूप में, प्रोटीन के रूप में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों आपको बता दें फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण कौन करेगा दोस्तों, फ्लोएम करेगा। लेकिन दोस्तों आपसे यही पूछा जाता है जाइलम, ये दोस्तों किससे संबंधित, जल का स्थानांतरण, जल तथा खनिज लवणों का स्थानांतरण, जल तथा खनिज लवण, खनिज लवणों का स्थानांतरण करता है कौन दोस्तों, जाइलम। इसको आप ध्यान में रखिएगा। फ्लोएम का क्या कार्य है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना, और जाइलम का जल तथा खनिज लवणों का स्थानांतरण करना। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे यहाँ से कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, जठर रस स्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, आमाशय में पाई जाती हैं, अग्न्याशय में पाई जाती हैं, पित्ताशय में पाई जाती हैं, यकृत में पाई जाती हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। आपको सवाल कैसे लग रहे हैं, अगर आपको सवाल अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, और अभी तक आपने हमारे अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है, अपना सपोर्ट, अपना प्रेम बनाकर रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने सवाल की ओर। जठर रस स्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, आमाशय में पाई जाती हैं, अग्न्याशय में पाई जाती हैं, या पित्ताशय में पाई जाती हैं, या दोस्तों यकृत में पाई जाती हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, जठर रस स्रावित करने वाली जो जठर ग्रंथियां होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, वो दोस्तों आमाशय में पाई जाती हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, आमाशय। अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको बता दें, आमाशय के अंदर प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होगा, प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन, यह भी सवाल आपसे कई बार पूछा जाता है। आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होगा, आमाशय में। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होगा, तो आपको नोट करके रखना है छोटी आंत के अंदर दोस्तों, पित्ताशय। इसमें दोस्तों पित्तरस दोस्तों कहाँ पर इकट्ठा होता है, पित्ताशय में होता है। और दोस्तों यकृत, अति महत्वपूर्ण, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, यकृत। नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, यकृत। लेकिन दोस्तों आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं, जो बताइएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, बहुत ही थोड़ा सा अंतर है, लेकिन दोस्तों कई बार यह सवाल पूछा जाता है। जठर रस स्रावित करने वाला जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, आमाशय में पाई जाती हैं, और आमाशय में प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होगा, छोटी आंत के अंदर। और दोस्तों पित्ताशय में दोस्तों पित्तरस इकट्ठा होता है। और दोस्तों यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, जल्दी से बताइएगा, कमेंट कर बताएंगे आप इसका जवाब। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, पेलाग्र रोग किस विटामिन की कमी से होता है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, और 10th की एनसीईआरटी से लिया गया सवाल है। सारे सवाल 10th की एनसीईआरटी से ही उठाए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। पेलाग्र रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5 या विटामिन B12। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, पेलाग्र रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपको नोट करके रखना है, विटामिन B5 की कमी से होता है। इसको आप नोट करके रखेंगे। दोस्तों विटामिन B12, इसका दोस्तों रासायनिक नाम क्या होता है, जल्दी से बताइएगा आप। साइनोकोबिलिन, विटामिन B12, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों विटामिन शब्द किसने दिया है, विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की है। दोस्तों आपके लिए एक सवाल, जल्दी से बताइएगा,
कि विटामिन सी इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी से बताइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट डालिएगा। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, फैलोपियन ट्यूब से मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है, अंडाशय से मिलता है या वक्र से मिलता है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। मानव में जो भ्रूण होता है उसको पोषण कहाँ से मिलता है, फैलोपियन ट्यूब से मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है, अंडाशय से मिलता है या वक्र से मिलता है। दोस्तों आपको बता दें, जो मानव जो भ्रूण होता है जब वो दोस्तों विकसित नहीं हो पाता है, जब वो माँ की गर्भ में होता है, तो दोस्तों उसको जो पोषण मिलता है, उसको जो न्यूट्रिशन होता है दोस्तों, जो उसको जिंदा रखने में उसकी मदद करता है, वो कहाँ से मिलता है, तो आपको नोट करके रखना है, प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा से, मदर के द्वारा, यानी कि मदर के प्लेसेंटा से दोस्तों जो भ्रूण होता है उसको पोषण मिलता है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है। इसको आप नोट करके रखिएगा। आप दोस्तों भगवान की संरचना देखिए, कितनी बड़ी संरचना है, आप इसको नोट करके रखिएगा और दोस्तों इसको जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, परागकोश किसके अंदर बनते हैं। अति महत्वपूर्ण सवाल है। अंडाशय के अंदर, अंडक के अंदर, परागकण के अंदर या बाह्य दल के अंदर है। क्या होगा आपका सही जवाब। दोस्तों आप देख रहे होंगे बिल्कुल नए सवाल लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, और दोस्तों कुछ सवाल कठिन भी हैं, कुछ सरल भी हैं। अब दोस्तों परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जो दोस्तों अब रटे रटाए प्रश्न पढ़ना छोड़िएगा। अब दोस्तों कुछ नए प्रश्नों को पढ़िएगा, जल्दी से बताइएगा क्या होगा आपका सही जवाब। जो परागकोश होता है वो किसके अंदर बनता है, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, परागकोश ये किसके अंदर बनता है, तो आपको नोट करके रखना, ये परागकण के अंदर बनता है। इसको आप नोट करके रखिएगा। आइए दोस्तों आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं, जल्दी से बताइएगा। जो वायुयान है, वायुयान का संचालन वायुमंडल की किस परत में होता है, जल्दी से बताइएगा। वायुयान, जो वायुयान होता है इसका संचालन वायुमंडल की किस परत में होता है। और दोस्तों ओजोन, O3, ये कहाँ पर पाई जाती है। दोस्तों आपको बता दें, ये दोनों के दोनों समताप मंडल में पाए जाते हैं, समताप मंडल में। और दोस्तों समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। आपको दोस्तों कई बार कंफ्यूज करने के लिए समताप मंडल, मध्य मंडल और ये सब क्षोभ मंडल ये सब ना देकर उसकी इंग्लिश दे दी जाती है, और दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाते हैं। समताप मंडल को क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों जल्दी से बताइएगा कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें, वर्ष 1987 में एक प्रोटोकॉल होता है, कौन सा दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये दोस्तों होता है ओजोन परत के संरक्षण किससे संबंधित होता है। और दोस्तों ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों कुछ सवालों के साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी और देते चल रहा हूँ, इसको भी आप नोट करके रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों बहुत ही बच्चों वाला सवाल, जल्दी से बताइएगा। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग किस पौधे पर किए हैं, पपीता पर किए हैं, अंगूर पर किए हैं, आलू पर किए हैं, या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका है मटर पर किए हैं। क्या होगा आपका सही जवाब। आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अभी नहीं दिख रहा है, मैं आपको अभी शो कर दूंगा। जल्दी से बताइएगा, मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के जो प्रयोग हैं किस पौधे पर किए हैं। बच्चों वाला सवाल है, आप सब जानते हैं, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग किस पौधे पे किए हैं, दोस्तों मटर पे किए हैं। किस पे, मटर पे। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। ये देखिएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, मटर। दोस्तों और जो मेंडल थे वो कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया। ये दोस्तों ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, आप यह भी पता होना चाहिए, आप ये भी नोट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों सवाल को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, जिससे कि आप उसको देखने में आपको आसानी रहे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरा सवाल सही से दिख रहा होगा। सवाल है हमारा दोस्तों, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा, काल्पनिक बनता है। अति महत्वपूर्ण सवाल है। किस दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है सदैव वस्तु से छोटा, सीधा और काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें,
कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा, काल्पनिक बनता है? तो आपको नोट करके रखना उत्तल दर्पण। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों समतल दर्पण, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण सब पढ़ के जाते हैं, और दोस्तों समतल दर्पण आपकी परीक्षा में आ जाता है और आपका सवाल गलत हो जाता है। लेकिन दोस्तों समतल दर्पण के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी पता होनी चाहिए। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो फैशन करने वाला जो शीशा होता है उसमें दोस्तों कौन सा प्रयोग होता है? समतल दर्पण, फैशन वाला शीशा। जो हम फैशन करने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वो कौन सा होता है? समतल दर्पण होता है। अब दोस्तों आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब, समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों अपना पूरा शरीर देखना चाहते हैं, तो आपकी दोस्तों समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? वो दोस्तों आपके शरीर की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, 1/2 होनी चाहिए। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। और दोस्तों आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि जैसे कि आप एक समतल दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है और ये दोस्तों कोई मान लीजिए व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई मान लीजिए व्यक्ति है। अब दोस्तों ये बहुत तेजी से इसकी तरफ भाग रहा है वी वेग से, किससे दोस्तों? वी वेग से बहुत तेजी से भाग रहा है। लेकिन दोस्तों इस समतल दर्पण में उस व्यक्ति की चाल कितनी प्रति होगी? तो आपको नोट करके रखना 2v। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कीजिएगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताया है मैंने आपको। समतल दर्पण दोस्तों किस में प्रयोग होता है? फैशन करने वाले शीशे के रूप में। और दोस्तों आपको अगर समतल दर्पण के अंदर अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण कितना होना चाहिए? आपकी जो ऊंचाई है उसका आधा होना चाहिए। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप दोस्तों समतल दर्पण की ओर वी वेग से भागेंगे तो समतल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब है वो आपको कितनी वेग से आता हुआ प्रतीत होगा? 2v वेग से, यानी कि दोस्तों 2 गुना हो जाएगा। अगर आप दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भाग रहे हैं तो सामने से आपको कितना पता लगेगा? 20। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है, अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह कॉन्सेप्ट समझाने में मैं आपको सफल रहा हूं, आपको समझ में आया है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। इसको दोस्तों थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं आपको देखने में, जिससे कि आसानी बनी रहे। हमारा अगला सवाल है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। हीरे में, कांच में, जल में, केरोसिन में? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? यानी कि दोस्तों प्रकाश की चाल सबसे कम कहां पर होगी? कांच में होगी, जल में होगी या केरोसिन में होगी? दोस्तों आपको बता दें प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहां पर होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। लेकिन दोस्तों आपसे सवाल क्या पूछा गया है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, यानी कि न्यूनतम होती है? जल्दी से बताइएगा। आपके ऑप्शन है हीरे में, कांच में, जल में, केरोसिन में। दोस्तों आपको बता दें प्रकाश की जो चाल है वो सबसे न्यूनतम कहां पर होगी? हीरे में होगी। इसको आप नोट करके रखिएगा। ठोस में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों सर्वाधिक कहां पर होगी? सर्वाधिक प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहां पर होगी? वैक्यूम, यानी कि दोस्तों निर्वात में। और दोस्तों कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की चाल। दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाता है कि ठोस की चाल सर्वाधिक कहां पर होगी? तो आपको नोट करके रखना है ठोस की चाल सर्वाधिक होती है, सॉरी दोस्तों ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहां पर होगी? तो आपको नोट करके रखना है ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी ठोस के अंदर है। इसको आप नोट करके रखिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके ऑप्शन में ठोस नहीं दे रखा है और अगर वहां पर द्रव दे रखा है, यानी कि दोस्तों जल वगैरह दे रखा है, तो आपका वो वाला ऑप्शन सही होगा। पहले नंबर पे आप किसको प्राथमिकता देंगे? तो आपको पहले नंबर पे दोस्तों ठोस को प्राथमिकता देनी है और उसके बाद दोस्तों द्रव को प्राथमिकता देनी ठोस वाले के अंदर। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, उत्तल दर्पण जिसकी दोस्तों फोकस दूरी हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और वक्रता त्रिज्या इसकी ज्ञात करनी है। यह एक ऐसा सवाल है जो 10th की एनसीईआरटी से लिया गया है और दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल है अगर आपको इसका फॉर्मूला आता है। दोस्तों इससे बड़े बड़े भी सवाल आते हैं, लेकिन दोस्तों कई बार बहुत सरल सवाल देकर हमको हिलगा दिया जाता है। आज के बाद आप दोस्तों ये सवाल कभी गलत नहीं करेंगे, इसकी गारंटी लेता हूं मैं। उत्तल दर्पण की दोस्तों फोकस दूरी आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और दोस्तों इसकी वक्रता त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। क्या होगा आपका सही जवाब? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर? जल्दी से बताइएगा।
दोस्तों आपको बता दें, अगर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर और इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। दोस्तों फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है, तो आपको नोट करके रखना, F बराबर R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपको यह फार्मूला याद करके रखना है। यहाँ से दोस्तों आपसे कोई सी भी वैल्यू दी जाए, आपको क्या दे रखा है, F का मान दे रखा है। F का मान कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। आपको R/2 बताना है। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, R का मान निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिएगा, तो 10 गुणे 2, तो R का मान कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहाँ से सवाल को सीख लिया होगा। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर R की वैल्यू दे रखी होती, R की, अगर आपको R की वैल्यू दे रखी थी तो आप आसानी से निकाल सकते थे। अगर दोस्तों यहीं पर दोस्तों R अगर आपको दे देता 10 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी कितनी होती, 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर हो जाती। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त लेंस है। अति महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम लोग को निकट दृष्टि दोष देखकर सीधा देखते हैं कि उत्तल लेंस कहाँ पर है, अवतल लेंस कहाँ पर है। दोस्तों आप देखते नहीं है कि लेंस लिखा है कि दर्पण लिखा है, आप टिक लगाकर चले आते हैं तो आपका सवाल गलत हो जाता है। आपको सही से पूरा सवाल पढ़ना है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है। दोस्तों आपको लेंस वाला उत्तर लगाना है, ना कि दर्पण वाला। जल्दी से बताइएगा क्या होगा आपका सही जवाब। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी याद करने की, उस ट्रिक से आप दोस्तों उसको याद करेंगे कि आप जीवन में नहीं भूलेंगे। जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए किस लेंस के चश्मे प्रयुक्त होते हैं, तो आपको नोट करके रखना, अवतल लेंस। निकट, आप एक बार निकट बोल के देखिए, निकट आ लास्ट में आ निकल के आ रहा है तो अवतल लेंस लगा दीजिएगा। दोस्तों दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इसके लिए दोस्तों क्या प्रयोग होता है, उत्तल लेंस है। आप दूर बोल के देखिएगा, दूर ऊ का दोस्तों मात्रा का उच्चारण हो रहा है तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस ट्रिक से याद करेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। उत्तल दर्पण अति महत्वपूर्ण। दोस्तों आपको बता दें, जो वाहन होते हैं, वाहन के जो साइड मिरर होते हैं, यानी कि दोस्तों आप वाहन, जो आपकी मोटरसाइकिल हो गई या ट्रक हो गया, कोई सा भी वाहन हो गया, उसका जो साइड मिरर होता है, जो पीछे की सवारी देखने के काम आता है, उसके अंदर किस लेंस का प्रयोग होता है, किस दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का। और दोस्तों जो स्ट्रीट लाइट, जो सिग्नल वाली लाइटें लगी होती हैं, उसमें किसका प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का। और दोस्तों अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने वाले शीशे में किसका प्रयोग होगा, अवतल दर्पण का। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए बढ़ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और अंतिम प्रश्न की ओर। ओम का नियम, दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला सवाल। ओम का नियम का सूत्र है I बराबर V गुणे R, R बराबर V गुणे I, V बराबर IR। क्या होगा आपका सही जवाब। दोस्तों एक ऑप्शन इसमें भी छुप गया है। आज थोड़ा सा दोस्तों मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, इसको आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा। दोस्तों ओम का नियम का सूत्र क्या है। ओम का नियम ग्रुप डी की परीक्षा में भर भर के पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइएगा क्या होगा आपका सही जवाब। दोस्तों आपको बता दें, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आपको दोस्तों V दे देगा, आपसे I का मान पूछेगा, आपको दोस्तों I दे देगा, आपसे R का मान पूछेगा, आपसे दोस्तों एक मान देकर कोई सा भी मान पूछा जा सकता है। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों कौन सा सूत्र होगा, V बराबर IR। जो किसका नियम है, ओम का नियम है। अब दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल, जल्दी से बताइएगा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। जल्दी से आप इसका जवाब कमेंट कर बताएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के सारे सवाल आपको पसंद आए होंगे। आपने इस वीडियो के अंदर से आज कुछ नया सीखा होगा और सारे सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको दोस्तों सारे सवाल अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।